हेलो साथियों, आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के आए हुए हैं। 5 जजों की बेंच ने यह निर्णय पारित किया है। तो निर्णय है क्या? ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य रिट याचिका आपराधिक संख्या 68/2008, निर्णय 12 नवंबर 2013 का है। रिट याचिका ललिता कुमारी नाबालिग द्वारा अपने पिता के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट या इसी तरह के निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई, जिसका अपहरण कर लिया गया था। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि 11/5/2008 को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को एक लिखित रिपोर्ट सौंपी गई, जिन्होंने उसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में पुलिस अधीक्षक द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई और फिर भी आरोपी को पकड़ने या लड़की की बरामदगी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसमें याचिकाकर्ता के द्वारा यानी कि नाबालिग अपहर्ता के पिता के द्वारा पुलिस थाने में कंप्लेन दी गई, लिखित रिपोर्ट सौंपी गई, जिन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ दिनों बाद प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन ना तो आरोपी को पकड़ा गया और ना ही लड़की को बरामद किया गया। मुद्दा जो है इस निर्णय में वो है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि क्या कोई पुलिस अधिकारी, जो मुद्दा बनता है इस निर्णय में, जिस पर निर्णय हुआ है, 5 जजों की बेंच ने निर्णय दिया है, मुद्दा क्या है? मुद्दे पे हम नजर डाल लेते हैं कि क्या कोई पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध के होने से संबंधित कोई सूचना प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। जब भी पुलिस अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 154 के तहत कोई किसी भी प्रकार के संज्ञेय अपराध होने से संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है, तो क्या पुलिस अधिकारी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बाध्य है? यह बताया गया। नंबर दूसरा, इसी में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी को ऐसी सूचना दर्ज करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करने के लिए प्रारंभिक जांच करने का अधिकार है। ये दोनों पॉइंट हैं। पहला क्या है? डायरेक्ट एफआईआर करना, दूसरा जांच करके एफआईआर करना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या सीआरपीसी की धारा 154 सब क्लोज 1 में करेगा शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि पुलिस अधिकारी के पास एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई विवेकाधिकार नहीं बचा है। प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया। याचिकाकर्ता की दलीलें हैं। दलील नंबर 1 है कि धारा 154 सब क्लोज 1 में करेगा शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि पुलिस अधिकारी के पास एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई विवेकाधिकार नहीं बचा है। प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया है, अर्थात बी प्रेमानंद बनाम मोहन कुइकल, मेसर्स हीरालाल रतनलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, और गोविंद लाल छगनलाल पटेल बनाम कृषि उपज मंडी समिति गोधरा और अन्य। दूसरा, 154 सब क्लोज 1 में सूचना शब्द का उल्लेख उचित या विश्वसनीय शब्दों के बिना किया गया है, जो यह दर्शाता है कि सूचना की वास्तविकता या विश्वसनीयता मामले के पंजीकरण के लिए कोई शर्त नहीं है। प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया है, अर्थात गणेश भवन पटेल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल और एल के पदम सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। प्रतिवादी की तर्क भी देख लेते हैं क्या है। प्रतिवादी के तर्क में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है कि यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, पुलिस स्टेशन में किसी प्रकार की सूचना आती है जिससे संज्ञेय अपराध घटित होने का पता चलता है, तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसी स्थिति में प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने तर्क दिया है। कौन कौन से राज्यों ने? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने तर्क दिया है कि यदि थाने पर प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध के घटित होने का पता चलता है तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसी स्थिति में प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है। दूसरा तर्क क्या है?
छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले निम्नलिखित आधारों पर प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। पहला आधार क्या है? धारा 154 सब क्लोज 1 के प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें प्रावधान है कि किसी भी नागरिक पर दुर्भावनापूर्ण मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और किसी निर्दोष को आपराधिक मामले में नहीं फंसाया जाएगा। यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के बारे में संतुष्ट न होने के बावजूद एफआईआर दर्ज करने के लिए आगे बढ़ता है तो नागरिक की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि पहले जांच होनी चाहिए। दूसरा क्या है? किसी भी कानून के किसी भी प्रावधान को अलग से नहीं पढ़ा और उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, बल्कि कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। क्या स्पष्ट किया गया कि किसी भी कानून के किसी भी प्रावधान को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता और उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, बल्कि कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। सी क्या कहता है? धारा 154 सब क्लोज 3 के अनुसार यदि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया जाता है तो शिकायतकर्ता पुलिस अधीक्षक से एफआईआर दर्ज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर 154(3) क्या कह रही है कि अगर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर रहे हैं तो आप पुलिस अधीक्षक से शिकायत करें और एफआईआर दर्ज करवाएं। यह दर्शाता है कि यदि पुलिस अधिकारी को शिकायत की सत्यता पर संदेह है, अगर पुलिस अधिकारी को शिकायत की सत्यता पर संदेह है, यह दर्शाता है। चौथा क्या कह रहा है इसी का? धारा 154 के तहत एफआईआर की रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में रखी गई जनरल डायरी में दर्ज होने के बाद होती है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत जो एफआईआर दर्ज होती है उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में रखी गई जनरल डायरी यानी रोजनामचा में दर्ज होने के बाद होती है। यानी पहले रोजनामचा में रिपोर्ट डलेगी, उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज होगी। इसलिए सूचना सबसे पहले जनरल डायरी में दर्ज होती है, फिर अगर कोई प्रारंभिक जांच की जरूरत होती है तो पुलिस अधिकारी उसे करते हैं और उसके बाद सूचना को एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाता है। पांचवा क्या कह रहा है? चेयर बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन एवं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एवं अन्य बनाम राम जी में शाब्दिक व्याख्या की तुलना में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के नियम को प्राथमिकता दी गई है। अब माननीय न्यायालय ने अवलोकन किया, याचिकाकर्ता के और प्रतिवादी के तर्क हो गए। अब अवलोकन क्या हुआ है? एफआईआर एक प्रासंगिक दस्तावेज है जो आपराधिक कानून को लागू करने और कथित आपराधिक गतिविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। क्या है पहला पॉइंट? एफआईआर एक ऐसा दस्तावेज है जो आपराधिक कानून को लागू करने और कथित आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। नंबर दूसरा, किसी कानून की व्याख्या का पहला नियम व्याख्या का शाब्दिक नियम है। सीआरपीसी की धारा 154 सब क्लोज 1 में करेगा शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से विधायी मंशा को दर्शाता है कि यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। इस संबंध में मैसेज हीरालाल रतनलाल और बी प्रेमानंद की टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है। थर्ड क्या कह रहा है? 1861 और 1872 की पिछली संहिताओं में प्रयुक्त शब्द शिकायत को सूचना शब्द से बदल दिया गया था, जैसा कि 1973 की वर्तमान संहिता में होता है। साथ ही इसमें धारा 41(1)(a) या जी के विपरीत उचित या विश्वसनीय शब्द नहीं जोड़े गए। यह दर्शाता है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए एकमात्र शर्त यह है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली जानकारी होनी चाहिए। इस संबंध में लल्लन चौधरी बनाम बिहार राज्य पर भरोसा किया गया है। क्या किया गया है? लल्लन चौधरी बनाम बिहार राज्य पर भरोसा किया गया है। चौथा क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 के तहत जनरल डायरी में रिकॉर्ड कोड की धारा सीआरपीसी की धारा 154 की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है। मधुबाला बनाम सुरेश कुमार में यह माना गया कि एफआईआर का पंजीकरण एफआईआर बुक रजिस्टर में किया जाना चाहिए, क्योंकि जनरल डायरी में पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा रही प्रत्येक एफआईआर का सार ही होता है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 254 सब क्लोज 1 के मद्देनजर यदि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच कोई असंगति है तो पूर्व वाला कानून ही मान्य होगा। पांचवा क्या कह रहे हैं?
कि धारा 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करना और धारा 41 के तहत आरोपी की गिरफ्तारी कानून के तहत अलग अलग अवधारणाएं हैं और कोर्ट की धारा 438 के तहत, सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के प्रावधान के साथ गिरफ्तारी के खिलाफ कई सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं। जोगिंदर कुमार बनाम यूपी राज। क्या? जोगिंदर कुमार बनाम यूपी राज में किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध करने के आरोप के आधार पर कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। साथ ही पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए धारा 166 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जो दंडित किया जा सकता है। इस क्या स्पष्ट किया गया है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए आईपीसी की धारा 166 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। इसके लिए कोर्ट की धारा 154 संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है। छठवां, यदि संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, फिर भी ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती है, जैसे चिकित्सा लापरवाही, जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज और भ्रष्टाचार, पीस राजुद्दीन बनाम मद्रास राज से संबंधित मामले में क्या है, संबंधित मामले में। तो इसके बाद फिर निर्णय क्या हुआ है, निर्णय पर नजर डाल लेते हैं। उक्त टिप्पणियों के मद्देनजर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्देश दिए। कौन कौन से? पहला निर्देश, यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है। ये जो टिप्पणियां हम बता रहे हैं, ये ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो टिप्पणियां दी गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। निर्णय जो हुआ है, पहला क्या है, यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है। यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं होता है लेकिन जांच की आवश्यकता का संकेत मिलता है तो यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच की जा सकती है कि क्या सूचना से कोई संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है। स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर सूचना से संज्ञेय अपराध घटित होना पाया जाता है तो वहां पर जांच की आवश्यकता नहीं, सीधे केस रजिस्टर्ड होगा, यानी एफआईआर दर्ज की जाएगी। यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं होता है लेकिन जांच की आवश्यकता है और जांच की आवश्यकता का संकेत मिलता है तो यह पता लगाने के लिए कि प्रारंभिक जांच की जा सकती है क्या सूचना से कोई संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, उसके बाद फिर एफआईआर होगी। दूसरा पॉइंट, यदि जांच में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो एफआईआर अवश्य दर्ज की जानी चाहिए। यदि नहीं तो समापन की प्रविष्टि की एक प्रति प्रथम सूचनाकर्ता को तत्काल तथा 1 सप्ताह से अधिक समय के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फिर से समझिए दूसरा पॉइंट, यदि जांच में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, जांच की गई जांच में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो एफआईआर अवश्य दर्ज की जानी चाहिए। और अगर जांच में संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं होता है तो समापन प्रविष्टि की एक प्रति प्रथम सूचनाकर्ता को तत्काल तथा 1 सप्ताह से अधिक समय के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नंबर तीसरा, ऐसे मामले जिनमें एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जा सकती है। पहला, वैवाहिक विवाद, पारिवारिक विवाद। नंबर दूसरा, वाणिज्यिक अपराध। नंबर तीसरा, चिकित्सा लापरवाही के मामले। नंबर चौथा, भ्रष्टाचार के मामले। नंबर पांचवा, ऐसे मामले जहां आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असमान देरी होती है। इन कंडीशनों में जांच की जा सकती है, जांच के बाद एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है। नंबर चौथा क्या कह रहा है, प्रारंभिक जांच पूरी होने में 7 दिन से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। प्रारंभिक जांच 7 दिन में हो जानी चाहिए तथा उससे संबंधित सभी जानकारियां पुलिस थाने में रखी जाने वाली समान डायरी में दर्ज की जाएंगी। क्या की जाएंगी? समान यानी रोज नामचा में दर्ज की जाएंगी। फिर से समझिए, प्रारंभिक जांच पूरी होने में 7 दिन से अधिक समय नहीं लगना चाहिए तथा उससे संबंधित सभी जानकारी पुलिस थाने में रखी जानी चाहिए। उससे संबंधित पुलिस थाने में रखी जाने वाली समान डायरी में दर्ज की जानी चाहिए, यानी कि जो भी आपने जांच की है उसकी एंट्री किसमें होगी? रोज नामचा में होंगी। किसमें होंगी? रोज नामचा में एंट्री की जाएंगी।